और 0 से 120 डिग्री तक हम पूरी उसको स्मूथ मूवमेंट देते हैं जॉइंट को, ताकि उसकी हम एक्सपेक्टेशन को बहुत अच्छे से मीट कर सकें। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट का फ्यूचर बदल रही है, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। और इस विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं आज डॉक्टर संजय कपूर, हु इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट एट मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन है वो आपके पास लेके आता है क्वेरी कि यार मुझे ये सर्जरी करानी है, क्या आपको लगता है उनको डिफरेंस पता है आज के समय में जनरेशन को? कई मतलब 90% ऑफ द जनरल जो यंग पॉपुलेशन है, खासकर अपने पेरेंट्स के बारे में या क्वेरीज लेके आती हैं, उनको ऑलमोस्ट काफ़ी जानकारी पहले से होती है। कुछ 2-4 क्वेश्चन लीडिंग उनके ही होते हैं। सर, रिकवरी कितनी फास्ट होती है और एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा होती है, क्या वो बहुत महंगी सर्जरी होती है? क्योंकि कई लोग जैसे बाहर से भी आते हैं, जैसे अगर हम दिल्ली में आज बैठे बात कर रहे हैं, कोई उत्तराखंड से आया या यूपी से आया जिसने सर्जरी करानी है यहाँ के, उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे, कैसे वो प्लान अप करें? देखो, उसके लिए मैं ये सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट 15 डेज़ का समय लेके आए। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है। अगर वो टाइमली डिजीज़ डायग्नोज हो जाए और उसको टाइमली वो करवा ले तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर उसमें भी कन्वेंशनल वर्सेस रोबोटिक का बहुत ड्रास्टिक फ़र्क है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने ज़्यादा ये केसेस एकदम स्ट्रेट लाइन वाले केसेस नहीं होते जॉइंट्स के, ये कॉम्प्लेक्स से केसेस होते हैं। तो उसके एक्सपीरियंस, वो उसने कैसा ट्रॉमा की हैंडलिंग उसने पहले कैसे करी, उसने कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट कैसे किया, उसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है। तो आई थिंक यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का कंसर्न होता है हैंड होल्डिंग फैक्टर की, डॉक्टर सर्जरी करके छोड़ ना दे यार कि हो गई जाओ। नहीं, ऐसा सच अब इतने सालों से हम ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो मैं पेशेंट को बिल्कुल ये अच्छे से समझा देता हूँ कि जब तक तुम अच्छे से मोबाइल नहीं हो जाते, तुम्हारे हाथ से स्टिक नहीं छूट जाती, हम तुम्हारे साथ ही हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। Welcome doctor. Thank you for joining us today, and today we'll not just be discussing about robotics. इसके अलावा we'll also discuss about how to maintain good joint care for elderly as well as normal individuals. So before going ahead, एक बार आप अपने बारे में थोड़ा सा brief बताइए, how long you have been practicing in Gurugram? Okay. Thank you so much for inviting me for this podcast today. और नी आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है आज के दुनिया में, और मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और आर्थराइटिस के पेशेंट को लास्ट 20 साल से लगभग देख रहा हूँ, और नॉर्मल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट में मैं लास्ट 20 साल से कर रहा हूँ। पर एक रोबोटिक एक ऐसी नई इनोवेशन है इस क्षेत्र के अंदर जो पेशेंट को बहुत ही उच्चतम दर्जे का रिजल्ट दे रही है और पेशेंट की लाइफ बहुत इजी कर रही है। तो डॉक्टर साहब, रोबोट का मतलब आज की डेट में लोग समझते हैं ये रोबोट सर्जरी कर रहा है, तो आई थिंक ये एक मिथ को बस्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। रोबोट बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है और सर्जरी होती है रोबोटिक असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें सर्जन ही मेनली रोबोट को कंट्रोल करता है और उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनकॉर्पोरेशन और रोबोटिक आर्म की मदद से हम पेशेंट को उस रोबोट को प्रोग्राम करके एक्यूरेसी दे के हम अच्छे से अच्छा पेशेंट को रिजल्ट दे पाते हैं। पर जो कंट्रोल है बेसिकली वो सर्जन का ही रहता है, रोबोटिक केवल असिस्टेंस के लिए है। तो इसमें डॉक्टर साहब अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल कन्वेंशनल जो सर्जरीज होती हैं अभी भी हो रही हैं, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या नॉर्मल नी और हिप रिप्लेसमेंट जो रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, रोबोट नॉन ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कई सालों से चल रही है और अच्छा रिजल्ट दे रही थी। ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव पॉइंट थे, लेकिन आजकल के ज़माने में आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो ना सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर है, वो यंग पॉपुलेशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा आने लग गई है। और पेशेंट का जो लाइफस्टाइल जो पहले के मुकाबले ड्रास्टिकली अब वो चेंज हो चुका है। पेशेंट चाहता है भाई वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद ऑलमोस्ट नेचुरल नी की फीलिंग पा सके, वो अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ कर पाए। उसकी डिमांड और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए हमारे को अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी की इनकॉर्पोरेशन करना बेहद ज़रूरी हो गया था।
मैं लास्ट 20 साल से ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड से जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहा था, फिर भी पेशेंट की एक हमारे को एक कंप्लेंट या एक नेगेटिव फीडबैक ये आता था, सर वो नेचुरल नी वाली फील नहीं आ पा रही, और मैं अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना चाहूँ, सपोज मैं टेनिस खेलना चाहूँ या स्टेयर्स अप एंड डाउन भागना ऊपर नीचे करना चाहूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद हम बहुत ही एक्यूरेसी से 0 से लेके 120 डिग्री तक जॉइंट की मूवमेंट को प्रॉपरली ट्रैक करते हैं, और 0 से 120 डिग्री तक हम पूरी उसको स्मूथ मूवमेंट देते हैं जॉइंट को, ताकि उसकी हम एक्सपेक्टेशन को बहुत अच्छे से मीट कर सकें। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन है वो आपके पास लेके आता है क्वेरी कि यार मुझे ये सर्जरी करानी है, क्या आपको लगता है उनको डिफरेंस पता है आज के समय में जनरेशन को, किया दोनों? जब से आजकल यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंटरनेट सेवी हो चुकी है, सबके हाथ में मोबाइल है, नॉलेज की कोई कमी है नहीं, वो पूरा समझ के देख के और तैयार होके आता है लीडिंग क्वेश्चन के साथ। वो हमसे डायरेक्ट पूछता है, कई मतलब 90% ऑफ द जनरल जो यंग पॉपुलेशन है, खासकर अपने पेरेंट्स के बारे में या क्वेरीज लेके आती हैं, उनको ऑलमोस्ट काफ़ी जानकारी पहले से होती है। कुछ 2-4 क्वेश्चन लीडिंग उनके होते हैं, सर रिकवरी कितनी फास्ट होती है और एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा होती है, क्या वो बहुत महंगी सर्जरी होती है। तो हम उनको अच्छे से ये बताते हैं और समझाते हैं, कई बार हम उसको एक डेमो देख के दिखाते भी हैं कि भाई एक्यूरेसी ट्रेडिशनल के मुकाबले बहुत ज़्यादा अधिक हो चुकी है, क्योंकि हम पहले से ही हम एक प्रोग्राम कर देते हैं कि भाई हमें 0 से 120 डिग्री तक पूरी स्मूथ मूवमेंट चाहिए, कहीं पे भी जॉइंट अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, और पेशेंट बैठ के उठने लायक बन जाना चाहिए, सीढ़ियाँ भी चढ़े तो आराम से चढ़े और रिकवरी बड़ी फास्ट हो। और कॉस्ट के मामले में भी हम ये समझाते हैं कि अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में इसकी कॉस्ट कम ही होगी, कम बजाय ज़्यादा होने के, बिकॉज रिकवरी फास्ट है। आप एक्चुअली हॉस्पिटल स्टे आपका कम हो रहा है, रिकवरी फास्ट है। अब बाद में पोस्ट डिस्चार्ज पेशेंट को फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, तो क्योंकि इसमें रिकवरी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिजियोथेरेपी कम हो जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं, वो कम हो जाती है, तो वहाँ कॉस्ट का बेनिफिट। फिर पोस्ट डिस्चार्ज पेशेंट को हेल्पर की या नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्योंकि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो रही है, पेशेंट खुद से मोबाइल बहुत जल्दी हो रहा है, तो वो नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट या हेल्पर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। और दूसरा, क्योंकि अब यंग पेशेंट्स के अंदर आ रहे हैं, उसको अपने जॉब पे जाना है। अगर ट्रेडिशनल वे से हम जाते तो उसको काफ़ी टाइम तक बेड पे रहना पड़ता था या घर के अंदर रहना पड़ता था, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के अलावा वो अपने ऑफिस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। तो इसमें डॉक्टर साहब जो इम्प्लांट्स यूज होते हैं रोबोटिक सर्जरी के टाइम या एक कन्वेंशनल सर्जरी जो हो रही है, वो सेम इम्प्लांट्स हैं, इसके इम्प्लांट्स भी अलग है? देखो, इम्प्लांट्स तो वैसे कई तरह के अवेलेबल है हमारी मार्केट के अंदर, पर जो रोबोट यूज़ कर रहा हूँ वो एक US FDA अप्रूव रोबोट है, जिसको हम कोरी कहते हैं, और मैं उसके साथ US वाले ही अप्रूव्ड इम्प्लांट्स यूज़ करता हूँ, जिससे उसकी लॉन्जिविटी या उसके ड्यूरेशन पोस्ट सर्जरी ऐसा इम्प्लांट डाला जाए उसकी ज़िंदगी भर उसके साथ रहे पेशेंट के। इम्प्लांट की लाइफ की वजह से हम मतलब हमें उस इम्प्लांट की क्वालिटी में और टेक्निक, जो रोबोटिक टेक्निक है, हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। रोबोटिक टेक्निक में हमारी एकदम अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, और जो इम्प्लांट में अंदर डालते हैं वो भी अव्वल दर्जे का होना चाहिए। तब ये दोनों जब मिक्स होते हैं, और साथ में सर्जन का एक्सपीरियंस, जब ये 3 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो हम उसको इतना अच्छा इम्प्लांट या इतना अच्छा नी जॉइंट दे सकते हैं कि उसके लाइफ लॉन्ग वो उसके साथ परसिस्ट करेगा और उसके सारे। तो आपने जैसे अभी एक्सपीरियंस की बात करी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठ के आता है। आजकल के टाइम में डॉक्टर्स भी बहुत नए आ रहे हैं, जिन्होंने शायद लंबी प्रैक्टिस नहीं करी है, बट दे आर स्टिल एंटरिंग इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस, और फिर रोबोट्स यूज करना या कन्वेंशनल में जाना। तो आई थिंक मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि हर एक के माइंड में जो गूगल पे या जो ऑनलाइन दिखता है फटाफट वो कनेक्ट कर लेता है। तो इसमें रोबोट्स का मेरा कहने का मतलब है कि रोबोट्स यूज करना इज ऑल्सो एन आर्ट। आई थिंक हर एक आदमी जिसकी एक्सपर्टीज होगी वही उसको अच्छे से यूज कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, ऐसा है कि अब रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का इतना ज़्यादा ट्रेंड है क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं, पर एक यंग सर्जन यही चाहता है, यार मैं भी फटाफट रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर दूं, पर यहीं वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एक्सपीरियंस 100% इसके अंदर रिक्वायर्ड ही है सर्जन का। जो सर्जन कन्वेंशनल कर चुका है, काफ़ी सालों से कर रहा है, और उसके बाद वो रोबोटिक के क्षेत्र में आता है,
तभी हम उस पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे सकता है। कोई ऐसा सर्जन जो डायरेक्ट रोबोटिक के अंदर आ जाए, जिसको कन्वेंशनल को एक्सपीरियंस हो ही ना, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता पेशेंट को। तो आई थिंक ये सबको जानना बहुत जरूरी है कि बहुत जरूरी है सर्जन को चूज कैसे करें, हाउ दे शुड चूज अ सर्जन। हो सकता है वही सर्जन एक बड़े अस्पताल में हो, वहां जाना चाहिए या उसके एक्सपीरियंस को देखना चाहिए। आई थिंक अभी भी क्या है ना, लोग सोचते हैं कि नी तो है, हिप ही तो चेंज कराना है, छोटी सी सर्जरी कहीं भी करा लो, रोबोट नहीं करना है। तो आई थिंक एवरीबडी whoever is watching, they should know that this is also a surgery which is done by an expert, not by the robot। बिल्कुल, एक्सपीरियंस 110% बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पेशेंट की सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी एवेल्युएशन, उसका एनेस्थेटिक चेकअप, हर तरह से हर डिपार्टमेंट से उसकी क्लियरेंस, और सर्जन का एक्सपर्टाइज, वो कितने साल से वो सर्जरी कर रहा है और उसने कब से रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट अपनी स्टार्ट करी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने ज़्यादा ये केसेस एकदम स्ट्रेट लाइन वाले केसेस नहीं होते जॉइंट्स के, ये कॉम्प्लेक्स से केसेस होते हैं। तो उसके एक्सपीरियंस, वो उसने कैसा ट्रॉमा की हैंडलिंग उसने पहले कैसे करी, उसने कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट कैसे किया, उसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है, उसके बाद उसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अपने एक्सपर्टाइज के अंदर इनकॉर्पोरेट करके कितने अच्छे से काम कर रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसको पेशेंट को ये सोचना चाहिए, उसके घर वालों को भी अच्छे से सोचना चाहिए, उसके बाद ही उसको ये आई थिंक इसके अंदर सर और चीज़ें ये भी आ जाती हैं कि किसको मना भी करा जाए। नी और हिप, हर एक आदमी ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बोले कि मेरी आप नी बदल दो या हिप बदल दो, हो सकता है कि उसको ज़रूरत ना हो। हाँ, तो ये सबसे पहले जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया, पेशेंट की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब पेशेंट, कोई भी पेशेंट का अटेंडेंट आ जाए या पेशेंट हमारे पास आ जाए कि डॉक्टर साहब मेरा तो जॉइंट रिप्लेस कर दो और मुझे चला दो जी जल्दी से, पर हमें वो देखना पड़ता है भाई उसका डायबिटीज़ है तो कितना है। कई बार क्या होता है, किसी को पुराना फ्रैक्चर हुआ होता है, उसका जॉइंट खराब हो जाता है, तो उसकी लिगामेंट की अलाइनमेंट कैसी है, किस तरह का इम्प्लांट उसके अंदर डालना है, कोई और उसकी मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं है। कई पेशेंट को हम मना भी कर देते हैं, यार ये आप जॉइंट रिप्लेसमेंट मत कराओ, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करके ज़्यादा अच्छी लाइफ दे पाएंगे। तो वो ये चीज़ें सारी एक्सपीरियंस से आती हैं। मतलब यंग सर्जन या कई लोग ऐसे रश करते हैं सर्जरी की तरह, भाई बस पेशेंट आ गया आर्थराइटिस का और उसकी बस रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट या कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दी, पर ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई उसकी इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो इंडिकेशन सही है और पेशेंट की सिलेक्शन सही है, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एज ग्रुप, ऐसा भी कोई सेगमेंट है कि जहाँ पे हम एज के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि अभी जैसे हिप रिप्लेसमेंट होने लग गए हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, 30 साल के विद इन 30 years एज वेल दे आर गेटिंग देयर हिप रिप्लेस्ड ड्यू टू एवियन। हाँ, तो देखो बेसिकली क्या है कि एवियन, पोस्ट कोविड तो एवियन का इतने ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं और यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। पर मैं यूजुअली मैसेज यही देता हूँ कि रश नहीं करना चाहिए मैं हिप रिप्लेसमेंट की तरफ। अगर हमारे पास ऐसी टेक्निक्स भी हैं कि यंग पेशेंट है, उसके अंदर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एवियन है, तो उसको हम मेडिकल मैनेजमेंट से या कोई और स्टेम सेल थेरेपी से, इन चीज़ों से भी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे वो बिल्कुल ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ पे जॉइंट भी डैमेज हो जाए, जो बॉल का जो हिप जॉइंट का जो कंटूर है वो बिल्कुल खराब हो जाए, जॉइंट आर्थराइटिक हो जाए और पेशेंट अपना बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाए औरों के ऊपर, अपने डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर, तभी हमें हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो आजकल तो 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के पेशेंट बहुत सारे आते हैं हमारे पास कि हमारा एवियन हो गया जी, और हमारे को जिम जाने वालों में बहुत देखा गया, जिम जाने वालों में बहुत देखा गया, स्टेरॉइड ज्यादा चला गया है। बिल्कुल सही बात है। तो आजकल की जनरेशन जो है, दे वांट क्विक रिजल्ट्स, तो स्टेरॉइड एक ऐसी चीज हो गई है कि जल्दी से बॉडी बन जाए। बिल्कुल, और जितना ज्यादा स्टेरॉइड यूज हो रहा है उतना ही ज्यादा रिप्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। स्टेरॉइड खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं, मोटापा बढ़ जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीजें, ये सब हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है पेशेंट की, उसके बाद ही हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। जल्दबाजी। तो आपके हिसाब से जो एक बिल्कुल राइट एज है जहाँ पे आपको पता चल ही जाता है, आपके क्लिनिक में आते होंगे मरीज एक 55, 60, 65 साल, 70 साल के बीच में, कि आप समझ गए यार ये तो हिप या नी रिप्लेस करवाने वाला कैंडिडेट। देखो सिंपल सा लॉजिक है पेशेंट की, एक होती है फिजियोलॉजिकल एज, एक होती है उसकी जो नॉर्मल क्रोनिक एज होती है। अब पेशेंट हमारे पास 80 साल का फॉर एग्जांपल आ गया, अब हम कई बार
आसपास के लोग या उसका अटेंडेंट डिस्करेज करते हैं, अब तो 80 साल की उम्र हो गई, अब क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट कराएं। पर वो 80 साल के आदमी को अगर हम उसका फिटनेस पैरामीटर्स को मेजर करें तो उसकी अगर फिजियोलॉजिकल एज फिटनेस के अनुसार 60 साल के निकल के आ जाए तो वो वहाँ पे वो क्राइटेरिया फेल हो जाता है। तो हमें पेशेंट का सिर्फ क्रोनोलॉजिकल एज नहीं देखनी है, उसकी फिजियोलॉजिकल एज फिटनेस के बेस पे देखनी है। अगर मरीज फिट है तो 80 साल भी हम सर्जरी कर सकते हैं। अब अगर इसी तरह हम यंगर पॉपुलेशन की तरफ आ जाए, जैसे अगर सपोज किसी को 20-25 साल का बंदा है, हिप का प्रॉब्लम हो गया, उसके अंदर अगर एवीएन हो गया, हिप में आर्थराइटिस हो गया, तो ये नहीं है कि उसकी फटाफट सर्जरी कर दो। जब तक वो पेशेंट अपना नॉर्मल मेडिकेशन के जरिए अपने लाइफस्टाइल थोड़े मॉडिफाई के हिसाब से अगर अपने सारा कर पा रहे अपने काम, तो हमें उस पर सर्जरी नहीं करनी होती। जब तक वो पूरा डिपेंडेंट नहीं हो जाता, स्कूल तक जाने लायक नहीं रहता या कॉलेज तक जाने लायक नहीं रहता या ऑफिस जाने लायक नहीं रहता, तभी उसके बारे में सोच जाती है। पहले हमें सारी और ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं जल्दबाजी में हमें सर्जरी जॉइंट। आपने फिटनेस की बात करी डॉक्टर साहब, फिटनेस का कितना बड़ा रोल है टू अवॉइड ऑल दीज सर्जरीज? स्पेशली अभी जितनी यंग जनरेशन वॉच कर रही है उनको भी पता होना चाहिए कि हमें आने वाले टाइम में हो सकता है जरूरत है, उसको अवॉइड करने के लिए आज की डेट में व्हाट दे हैव टू डू। बिल्कुल, फिटनेस देखो आजकल ज़्यादातर हमारा जो यंगर पॉपुलेशन है आईटी लाइन में जुड़ा हुआ है, इंडोर्स ही रहता है, एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है, वजन बढ़ा रहा है और स्मोकिंग की हैबिट्स हैं या और भी ड्रिंकिंग की हैबिट्स हैं। तो एक सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने वेट को कंट्रोल करके रखना और अपनी हल्की फुल्की वॉक करते रहना। और सबसे ज़रूरी अगर उसको कोई सिम्टम डेवलप होता है, जैसे नी में पेन का सिम्टम आ जाए, हिप का पेन का सिम्टम, उसको इग्नोर ना करे, वो टाइमली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे ताकि फर्स्ट स्टेज में हम उसको डिजीज को आइडेंटिफाई कर लें और वहीं के वहीं उसकी बीमारी को हम खत्म करें। ये वो पेशेंट क्या करते हैं, वो चलता हुआ एटीट्यूड इग्नोर करते हैं अपने सिम्टम्स को, कहते हैं थोड़ा दर्द अभी ठीक हो जाएगा, पर वो सिम्टम पे रिकर जब होते हैं तो अल्टीमेटली जॉइंट खराब हो रहा होता है। फिर पेशेंट ऐसे स्टेज में हमारे पास पहुंच जाता है जब ऑलरेडी वो मॉडरेट आर्थराइटिस या सीवियर आर्थराइटिस लेके आ गया, तो उस वक्त डॉक्टर के पास इतनी ज्यादा ऑप्शन बचती नहीं है। पर अर्ली आर्थराइटिस, माइल्ड आर्थराइटिस या मॉडरेट आर्थराइटिस तक भी हम उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और सर्जरी से बचा सकते हैं। आई थिंक आज हम ये वीडियो डॉक्टर साहब बना रहे हैं इंटरनेशनल मेंस डे पे, तो आई थिंक वी कैन आल्सो गिव अ स्मॉल मैसेज टू ऑल द मेंस हाउ टू मेंटेन देयर daily healthy lifestyle, basically to have a good knee or overall joints primarily. देखो मेनली है कि अपना स्लीपिंग आवर्स प्रॉपर करो, 6-8 घंटे की नींद ज़रूरी है, हाइड्रेशन प्रॉपर करो, अपना बॉडी वेट मेंटेन करके चलो, हेल्दी फूड खाओ और एक थोड़ा टाइम दो, हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन का टाइम दो, 30 से 40 मिनट, चाहे जिम जाओ या कोई भी एक्सरसाइज, तुम्हें कुछ स्पोर्ट्स, टेनिस खेलना हो, बैडमिंटन खेलना हो, किसी फॉर्म हो, किसी भी तरीके से एक्सरसाइज जरूर करो और अपने इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। टाइम से डॉक्टर के पास जाओ और उससे सलाह लो ताकि वो ऐसी स्टेज में बीमारी ना पहुंच जाए जहाँ पे सीधा सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत हो। तो डॉक्टर साहब, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए हु इज द राइट कैंडिडेट? देखो आर्थराइटिस क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम अब बन चुकी है, तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हम बहुत सक्सेसफुली तब कर सकते हैं जब हम डिजीज़ को टाइमली पकड़ लें। ज़्यादातर जो आर्थराइटिस होता है नी जॉइंट का, वो सबसे पहले मीडियल जॉइंट से ही स्टार्ट होता है। अगर हम करेक्ट टाइम पे उस कंपार्टमेंट के डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बाकी के कंपार्टमेंट को हम बचा सकते हैं। तो उस स्टेज में हमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कंपैरिजन टू टोटल नी रिप्लेसमेंट थोड़ी छोटी सर्जरी है, उसमें कोई लिगामेंट का हमें काटना नहीं पड़ता, कोई सेक्रीफाइस नहीं होता, सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है उसी की रिसरफेसिंग करनी पड़ती है। पेशेंट का एक ही दिन में डिस्चार्ज भी पॉसिबल हो सकता है, कोई ब्लड लॉस होता नहीं है और पेशेंट के जो भी पहले जब वो नॉर्मल था, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी वो करता था, तो बाद में भी वो एक्टिविटीज़ वो कर सकता है। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है अगर वो टाइमली डिजीज डायग्नोज हो जाए और उसको टाइमली वो करवा ले तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर उसमें भी कन्वेंशनल वर्सेस रोबोटिक का बहुत ड्रास्टिक फ़र्क है। हाँ, तो मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अगर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी करनी है तो उसको रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ही करनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें भी आपका जो रिकवरी है दैट इज फास्टर और बहुत ज़्यादा फास्ट, ब्लड लॉस, जीरो ब्लड लॉस है इसके अंदर। हाँ जी। तो आपकी डॉक्टर साहब सर्जरी कितनी देर की है, पार्शियल या टोटल नी रिप्लेसमेंट जो कर रहे हैं, कितने टाइम में हो जाती है?
जब हमारा पेशेंट ओटी के अंदर हम जब लेते हैं तो उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे उसके दोनों पैरों को सुन करते हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन होती है उसके पैरों की। अगर हम इंसिजन से लेके स्टिच तक की या क्लोजर तक की बात करें तो यूजुअली 45 मिनट के आसपास इस सर्जरी को लगते हैं, और उससे पहले प्रिपरेशन में जो टाइम लगता है वो अलग लगता है। तो ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट का टाइम का बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। हार्डली 10 से 15 मिनट का अंतर पड़ता है। वो भी तब पड़ता है जब वो सर्जन कुछ नया सर्जन हो, उसको लर्निंग कर में हो। पर जो सर्जन सर्जरी रेगुलर करता रहता है उसको अल्टीमेटली टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। तो बेसिकली आपका कहना है कि सर्जरी टाइम दोनों या कन्वेंशनल करें हम सेम ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम फ्रेम में करा जाता है। ओनली डिफरेंस इज यू फाइंड दिस सर्जरी एज मोर प्रिसाइज, रिजल्ट बहुत अच्छा, 100% प्रिसाइज। अब जैसे रोबोट कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, और हम एक बार दोनों के वर्सेस कर लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस है ऑफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और कन्वेंशनल। तो 4-5 मेन डिफरेंस हैं। देखो, पहला डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर हम जो बोन है उसको एक ब्लेड की मदद से काटते थे। इसके अंदर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर हम ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें सिर्फ जो डैमेज सरफेस होता है उसी को हटाया जाता है। दूसरा ये था कि कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट में हमें हड्डी के अंदर पूरा छेद करके जिग, एक इम्प्लांट को पोजीशन करने जिग डाल के फिर काटते थे ब्लेड की मदद से। इसमें वो हड्डी के अंदर छेद ही नहीं करना पड़ता रोबोटिक में। और उससे क्या फ़ायदा मिलता है, फ्रैक्चर की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। एक एम्बोलिज्म एक कंडीशन होती है जो ओल्ड एज में बहुत कॉमन है। जब वो हड्डी में छेद करते हैं तो एक एम्बोलिज्म का खतरा होता है। अब इसमें वो करना ही नहीं छेद रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में, तो वो खतरा खत्म हो जाता है। ब्लड लॉस, उस हड्डी में छेद करने की वजह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता था, पर रोबोटिक में वो ब्लड लॉस नहीं होता क्योंकि फिर हम हड्डी में छेद नहीं कर रहे हैं। और उसको हम कन्वेंशनल में एक आई बॉलिंग या पेशेंट सर्जन के एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना पड़ता था। इसके अंदर हमारे पास ऐसा एक टूल आ गया है जिसमें हम पूरा 0 से लेके 120 डिग्री तक पूरी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। उसको कैसे काटना है वो प्रोग्राम कर सकते हैं, और हमें 3D व्यू में पूरे का पूरा नी का मॉडल नजर आता है ऑन स्क्रीन। तो हम पूरा इम्प्लांट की प्लेसमेंट, उसकी पूरी मूवमेंट की ट्रैकिंग, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से असेस कर सकते हैं। तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यहाँ इज़ हेयर टू स्टे, और आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छे तरीके से और कारगर तरीके से पेशेंट के लिए मतलब फायदा देगी। व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये रोबोट्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो मतलब ये जेन्युइनली नीडेड है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग प्रमोटेड। क्योंकि आप हर हॉस्पिटल में आप चले जाइए, रोबोट्स को स्पेशली प्रमोट करा जा रहा है, नॉट जस्ट फॉर नी और जॉइंट्स के लिए, प्राइमरीली इवन इन अदर डिपार्टमेंट स्पेशलिटीज। देखो, आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में इतना अच्छे से काम कर रहा है, इसी तरह से मेडिकल वाले क्षेत्र में भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सर्जन को असिस्ट कर रहा है, और पेशेंट को हम और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। आई थिंक AI तो आजकल आपने भी देखा होगा, मरीज खुद ही अपनी सारी बना के ले आता है कि मुझे ये डिजीज हुई है, मुझे इस ट्रीटमेंट, हमने सुना और डॉक्टर से भी कि पूरी अपनी हिस्ट्री बना के ले आते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट भी कई लोग बना के ले आते हैं, मुझे ये ट्रीटमेंट। पर वो चलो वो अच्छी बात है, अवेयर होना बहुत अच्छी बात है, पेशेंट को अवेयर होना भी चाहिए, लेकिन उसको रश करके सिर्फ गूगल के बेस पे या उसके बेस पे नहीं करना चाहिए। उसको पहले डॉक्टर से अच्छे से समझना चाहिए, करना जरूर नहीं, हाँ, काउंसलिंग जरूर लेनी चाहिए, सारे प्लस माइनस समझने चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो आई थिंक सारे चैट GPT वाले ये ज़रूर ध्यान दें इस बात का कि गूगल या चैट GPT पे या कोई और AI प्लेटफॉर्म से कोई भी काउंसलिंग ना करिए, कोई दवाई मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, खा रहे हैं, और जो समझ आ रहा है उसको एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, और उससे मैनी आर लूजिंग देयर लाइफ। यस, एग्जैक्टली। तो वही है, बेसिकली हमें ये मैसेज सबको यही देना चाहिए कि एक जो डॉक्टर है वो अपने क्षेत्र में उसको एक्सपर्टाइज है वो, तो हमें उसकी गाइडेंस में ही कोई कदम उठाना चाहिए। अवेयर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरा, आपने अभी हम लाइफ के बारे में बात करें, क्या नी और हिप रिप्लेसमेंट से किसी की जान जा सकती है? देखो, हर एक सर्जरी में कुछ ना कुछ प्लस और माइनस ज़रूर होते हैं। तो ये पहली बात, जो ये लाइफ थ्रेटनिंग का आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको निगेट करने के लिए या ये ना हो, उसके लिए ही पहले सर्जरी से पहले पूरा प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन होता है, उसके पूरे चेकअप, थॉरो चेकअप करे जाते हैं।
कार्डियक क्लियरेंस लिया जाता है, और भी अगर उसको कोई बीमारी है, पहले से कुछ दिक्कत है, क्योंकि ज़्यादातर ये ओल्ड एज में सर्जरी होती है, तो पहले हमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें रश नहीं करना होता। हर एक डिपार्टमेंट से अच्छे से क्लियरेंस लेके, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, सपोज यूरिन में इन्फेक्शन है या शुगर उसकी अनकंट्रोल चल रही है, बीपी अनकंट्रोल चल रहा है, तो उन सब पैरामीटर्स को स्टेबलाइज करने के बाद ही ये सर्जरी करी जाती है। फिर भी हर एक सर्जरी में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है, पर हम कोशिश यही करते हैं अच्छे से उसकी थॉरो इवैल्यूएशन करके, प्रॉपर उसका हर एक डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेके तभी सर्जरी। रश नहीं करना चाहिए। आई थिंक वेट आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पेशेंट लेट्स से कोई 150 किलो का आपके पास आ जाए, उसको क्या सजेस्ट करेंगे सर्जरी? 150 किलो का सर्जरी पहले तो हमें किसी तरह से, पहला फिर मोटिव हमारा ना चाहिए भैया, पहले वेट रिडक्शन करना चाहिए। तो उसके लिए भी कई तरह की सर्जरी उपलब्ध है या मेडिकल मैनेजमेंट भी है। तो पहले उसको उस पर कंट्रोल करके तभी हमें सर्जरी की तरफ, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए तभी नहीं कर चाहिए। सकते। हाँ, अगर BMI इंडेक्स का क्राइटेरिया हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कई इसमें भी फिर सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट होता है। कई लोग सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, यंग सर्जन कई बार रश कर जाते हैं और वो फिर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो ओबेसिटी में खासकर पहले ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए, फिर ही जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कुछ एथिक्स के बारे में, कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी हैं कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के लिए, या वी हैव टू वर्क एज पर दी जो सिम्टोमेटिक पेशेंट जैसे आ रहे हैं, जैसे आप अभी बता रहे थे? देखो, एज क्राइटेरिया नहीं हो सकता। पेशेंट के जो कंडीशन है, उसके जॉइंट की क्या कंडीशन है इंटरनली, वो हम प्रॉपर एक्सरे करा के या MRI करा के या क्लिनिकली एवेलुएट करके उसके बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। अगर हमारे को लगता है कि पेशेंट को हम जॉइंट रिप्लेसमेंट को डिले कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं, उसके लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करे बना, तो हमें पहले उसके बारे में सारी अपनी ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर को। मेडिकल मैनेजमेंट की ऑप्शन हो गई, फिजियोथेरेपी की ऑप्शन हो गई, वेट रिडक्शन की ऑप्शन हो गई, इंजेक्शंस की ऑप्शन हो गई। अगर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा डिजीज़, तभी हमें सर्जरी के बारे में या जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बार किसी का हो गया तो वो भी एक टाइमलाइन होगी उसकी, 15 साल 20 साल चलेगा इसका जॉइंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, टाइमलाइन ज़रूर होती है क्योंकि इम्प्लांट की तो लाइफ होती ही होती है, पर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से जो लाइफ पहले 15 साल की थी वो कम से कम 25 साल की तो हो गई, तो 10 साल का तो ही एडवांटेज मिल गया। फिर यंग एज में अगर वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर ले डिजीज़ और उसको सच में ही सर्जरी की आवश्यकता है, तो फिर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की ऑप्शन भी आ गई है। और ऐसे ऐसे इम्प्लांट आ गए हैं, ऐसे मेटल्स अवेलेबल हो चुके हैं जिसकी लाइफ ऑन साइंटिफिक डाटा के साथ अब उपलब्ध है कि वो 25-30 साल तक भी चलते हैं। तो एज क्राइटेरिया नहीं है, पर पेशेंट की कंडीशन और उसकी सही इंडिकेशन क्राइटेरिया है। उसकी इंडिकेशन अगर प्रॉपर है तो एज क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा। आने वाले टाइम में और क्या नई चीज़ें देख रहे हैं? अब रोबोट्स तो आ गए हैं, तो रोबोट्स में एनहांसमेंट होगी, इम्प्लांट्स में एनहांसमेंट होगी, कैसे? 100% एनहांसमेंट होगी। इतनी ज़्यादा अब इनकॉर्पोरेशन हो गई है कि मेरे को तो ऐसा थोड़ा टाइम बाद ऐसा भी होगा, रोबोटिक तो है ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही, थोड़ी बाद पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट भी बनेंगे साथ में, वो भी 3D में बनेंगे। आपने अगर सुना होगा तो आजकल खासकर USA में 3D ऑर्गन्स भी मैन्युफैक्चर होने शुरू हो चुकी है। उसी तरह से आने, क्योंकि अभी तो क्या है कि इम्प्लांट हमारे पास वेरियस साइजेस के हैं, पर वो ऐसे नहीं है कि पेशेंट के एकदम 3D नहीं है। मतलब वो अगर 3D टेक्नोलॉजी आ गई इसके अंदर तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी, और ज़्यादा वो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उसकी। तो ये भी आने वाले समय में ऐसा भी होगा। अच्छा ही होने वाला है हेल्थ केयर के अंदर, नॉट जस्ट इन जॉइंट्स बट वी हैव आल्सो हर्ड अबाउट ऑर्गन्स, जैसे आपने कहा किडनी और लिवर के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो डॉक्टर साहब बताइए, कॉस्ट के बारे में क्या है कि कन्वेंशनल और एक रोबोटिक, दोनों में कॉस्ट डिफरेंस कितना है? देखो, अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचें तो कॉस्ट का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेरे अनुसार। तो कॉस्ट लॉन्ग टर्म में अगर कैलकुलेशन करें तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट कम ही पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोई अंतर आता नहीं है। हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि नर्सिंग केयर की कॉस्ट कम हो जाती है, हेल्पर केयर की कॉस्ट कम हो जाती है, रिकवरी फास्ट होती है, तो अपना ऑफिस फटाफट जल्दी से जल्दी वो ज्वाइन कर सकता है, उसकी डिपेंडेंसी और किसी पे कम से कम हो जाती है। तो ये अगर इन सब पैरामीटर्स को हम असेस करें तो कॉस्ट फैक्टर में कोई ज़्यादा अंतर आने नहीं वाला है। नहीं फ़र्क, मतलब मोस्टली अगर कोई भी मरीज़ ये दोनों सर्जरीज के बीच में कंफ्यूज्ड है तो मोस्टली सेम ही है, पर हम बेनिफिट्स अगर जाने तो ऑफ कोर्स रोबोटिक के अंदर काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो इनका कितने दिन का स्टे होता है डॉक्टर? अगर दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो दोनों में कितना दिन इनको अस्पताल में? हॉस्पिटल स्टे भी रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल बहुत कम होता है। हम यूजुअली
टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें तो 3 से 4 दिन के अंदर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, और वो भी हम डिस्चार्ज तब करते हैं जब पेशेंट अपना वॉकर के साथ अच्छे से वो हमें चल के दिखा देता है, जब वो चलने लायक बन जाता है। कब आप खड़ा कर देते हैं, जैसे किसी हम ने साथ साथ ही उसको सर्जरी के सेम डे या नेक्स्ट डे तक खड़ा कर देते हैं पेशेंट को, कोई बेड रिडन नहीं रहता। और हमारा एम यही रहता है कि जब वो डिस्चार्ज करें तो एटलीस्ट वो अपने वॉकर के साथ अच्छे से अपने कॉरिडोर तक जा सके, किचन में जाके थोड़ी देर खड़ा हो सके, अपने वॉशरूम वगैरह जा सके, ताकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उसकी डिपेंडेंसी बाकी लोगों पे कम से कम रहे, कम से कम हो। तो ये हमारा यूजली। तो इसमें क्या है, कई लोग जैसे बाहर से भी आते हैं, जैसे अगर हम दिल्ली में आज बैठे बात कर रहे हैं, कोई उत्तराखंड से आया या यूपी से आया जिसने सर्जरी करानी है यहाँ के, उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे, कैसे वो प्लान अप करें? देखो, उसके लिए मैं ये सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट 15 डेज़ का समय लेके आए, 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद आसपास यूजली हम भी एज अ हॉस्पिटल भी टाई अप करा के उसकी हेल्प करता है पेशेंट्स की, ताकि आसपास उसको वहाँ पे रखा जाए। फिर उसको हम यूजली प्रोवाइड क्या करते हैं, अगर वो आसपास रह जाता है 15 दिन तक, तो एक ड्रेसिंग या फिजियोथेरेपी के असिस्टेंस या नर्सिंग के असिस्टेंस उसको घर पे प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि पेशेंट को जल्दी ना आना पड़े। एक ड्रेसिंग वहीं पे घर पे हो जाती है। फिर 15-16 दिन के आसपास जब उसके स्टिच निकलने का समय आता है, तो वो भी हम वहाँ पे घर पे भी कर सकते हैं, या फिर उसको एक बार बुला के, तब तक पेशेंट काफ़ी हद तक मोबाइल हो चुका होता है। बेसिकली फॉलो अप होना ज़रूरी है, एक बार घर जाने से पहले सारी चीज़ चेक करा जाए। उसके बाद फिर ऑनलाइन कंसल्ट भी करवा सकता है, वीडियो कंसल्ट भी कर लेता है। आई थिंक यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का कंसर्न होता है हैंड होल्डिंग फैक्टर, कि डॉक्टर सर्जरी करके छोड़ ना दे यार कि हो गई जाओ घर। नहीं, ऐसा सच अब इतने सालों से हम ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो मैं पेशेंट को बिल्कुल ये अच्छे से समझा देता हूँ कि जब तक तुम अच्छे से मोबाइल नहीं हो जाते, तुम्हारे हाथ से स्टिक नहीं छूट जाती, हम तुम्हारे साथ ही हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। मैं सब पेशेंट को बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ। जब आता है ये मैं सोचना है कि सर्जरी कर दो उसको मैं मिलूंगा ही नहीं, तुम्हारा जब तक तुम इंडिपेंडेंटली चलोगे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद भी जब भी कोई समस्या हो तो ऑफ कोर्स वी आर 1 कॉल अवे, बिल्कुल हम बात कर सकते हैं, हमारी टीम आप कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि पेशेंट जो है जब भी अपनी सर्जरी प्लान करता है, एंड ही इज़ ऑल्सो राइट कि यार वो मल्टीपल जगहों पे पूछता है कि कुछ रेफरेंसेज होते हैं, कुछ ऑनलाइन ढूंढते हैं, दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद एवरीबडी, तो माइंड के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, फिर वो एंड में कंफ्यूज हो जाता है मैं सिलेक्ट किसको करूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी सेम है, रोबोट वहाँ भी है, रोबोट इधर भी है। तो आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर इज, एक तो कॉस्ट एक फैक्टर आ जाता है, दूसरा आपकी जो कमिटमेंट है, डॉक्टर की कमिटमेंट टुवर्ड्स द पेशेंट वो कितनी है। जैसे आपने बताया हैंड होल्डिंग है, बट मरीज की तरफ से भी, पेशेंट की तरफ से भी अपनी तरफ से एक पूरी मतलब सारा चेकअप करना बहुत ज़रूरी है अबाउट द डॉक्टर, अबाउट द हॉस्पिटल, क्या कॉस्ट उसको सही दी जा रही है, हॉस्पिटल कमिटेड है कि नहीं, उस कॉस्ट पे चेंज तो नहीं कर देगा। तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे कि क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है जब वो डॉक्टर से परामर्श करे तो उसके एक्सपीरियंस को सबसे पहले असेस करना चाहिए। अब सर्जरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो कितने टाइम से ये सर्जरी कर रहा है और वो तुम्हें क्या किस तरह का आश्वासन वो दे रहा है। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो अगर मैंने पेशेंट को एक कमिटमेंट कर दी कि अब तुम्हारी इंडिकेशन प्रॉपर है, तुम्हारा जोड़ बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो मैं उसको क्लियर कट ये समझाता हूँ कि भाई 3 से 4 दिन तुम्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। पहले तुम्हारा पूरा चेकअप किया जाएगा, सारे पैरामीटर को असेस किया जाएगा, तुम्हारा फिटनेस लेवल देखा जाएगा। अगर हर जगह से तुम्हारा फिटनेस लेवल प्रॉपर आ जाता है, हर तरह से हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है सर्जरी के लिए, फिर तुम्हारी सर्जरी करी जाएगी और वो भी रोबोटिक से ही करी जाएगी, कन्वेंशनल वे से नहीं करेंगे हम तुम्हारी सर्जरी। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे, उसके बाद हम जब तक तुम्हारे स्टिच आउट नहीं हो जाते, जब तक तुम अपने आप से मोबाइल नहीं हो जाते, हम तुम्हारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, कोऑर्डिनेटर्स वगैरह होते हैं हमारे पास, उनकी हेल्प ले सकते हो, ताकि वो तुम्हारा स्मूथली सर्जरी हो और तुम्हारी रिकवरी भी बिल्कुल स्मूथली हो, और बाद में भी फॉलोअप में वो पेशेंट को दिखाता रहे। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो डॉक्टर अपने क्षेत्र में कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने क्षेत्र में 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो वो सर्जन जवाबदेह रहेगा, बिल्कुल, बजाय उसके कि एक कॉर्पोरेट में एक डॉक्टर मिल रहा है और 6 महीने के बाद जाओ, वो मिलेगा ही नहीं, चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात रह जाती है।
ये आई सारे थिंक इसमें पैरामीटर सारा स्टडी करने इम्पोर्टेंट चाहिए। फैक्टर एक डॉक्टर का, एक हॉस्पिटल की रेपुटेशन, एंड अलोंग विद दैट आई थिंक टीम का भी बहुत बड़ा रोल है जो उसे असिस्ट कर रही है स्टार्टिंग से एंड बिल्कुल, तक। आई थिंक प्राइसिंग शुड आल्सो बी ट्रांसपेरेंट, जो उसको बताई जाए वही कॉस्ट उसको लगनी कोई चाहिए, हिडन कॉस्ट नहीं होना हिडन चाहिए। कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। होनी तो आपके हिसाब से क्या हिडन कॉस्ट ऐसी होती हैं जो मरीज को शायद कई बार करने से पहले हॉस्पिटल में एडमिशन चार्जेस, ऐसे डिस्पोजेबल चीज़ों के चार्जेस, या एक्स्ट्रा जो स्पेशलिटी इंक्लूड नहीं है उसके चार्जेस, और एक्सेस रोबोटिक के चार्जेस बहुत एक्सेस भी लगाए जाते हैं। तो उसको पहले से ना क्लियर कट अपना एस्टिमेट ले बताना लेना चाहिए, चाहिए। estimate। सारी चीज़ें बिल्कुल पहले से क्लियर करके चलनी चाहिए, तब ताकि पेशेंट को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो एक बार बात हो गई उसकी हॉस्पिटल से या डॉक्टर के साथ या फाइनेंशियल टीम के साथ, उसी पे वो फिर स्मूथली चीज़ें हो जाती हैं। आई थिंक हिप और नी एक फिक्स्ड पैकेज में करी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, एक हिप और नी रोबोटिक सर्जरी एक फिक्स पैकेज में ही करते हैं हम। डॉक्टर साहब, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में अभी बात कर रहे थे, बीच में पूरी लंबी डिस्कशन हुई, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हु इज द राइट कैंडिडेट फॉर स्टेम सेल? स्टेम सेल भी काफ़ी अच्छी आजकल साइंटिफिक इनोवेशन है, जो उसके अंदर रीजनरेटिव पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, पर उसमें भी फिर इंडिकेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब स्टेम सेल का जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, एवियन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर स्टेम सेल का बहुत बढ़िया रोल है, और मैंने काफ़ी पेशेंट स्टेम सेल के द्वारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के रिवर्स करे हैं। तो उसके साथ साथ थोड़ा सिर्फ स्टेम सेल अकेले ये काम नहीं कर पाएगा, स्टेम सेल के साथ साथ पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग बंद करो, और कोई अगर तुम दवाई खा रहे हो, खासकर स्टेरॉयड खा रहे हो, वो बंद करो, बॉडी वेट मेंटेन करो, कोई ऐसी एक्टिविटी मत करो जो हिप जॉइंट कर बहुत ज़्यादा लोड आए। वैसे ही स्टेम सेल का रोल माइल्ड नी आर्थराइटिस में भी आ जाता है। अगर वो सही टाइम पे उसको डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और पेशेंट बहुत परेशान हो रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादा सक्सेसफुली उसके साथ काम नहीं कर रही, उसने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी देख ली, फिजियोथेरेपी करके भी देख ली, तो फिर माइल्ड स्टेज में हम या अर्ली मॉडरेट स्टेज के अंदर भी स्टेम सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा रीजनरेटिव कार्टिलेज के रीजनरेशन का पोटेंशियल होता है, और पेशेंट अपने नेचुरल नी के साथ आगे अपने काम कर सकता है, और सर्जरी की जो आवश्यकता है वो काफ़ी हद तक टल सकती है। तो इसमें कोई एज फैक्टर भी है? किस एज ग्रुप में किसी को भी इंडिकेशन जिसको है? अगर वही प्रॉपर अगर इंडिकेशन हो और डिजीज़ की स्टेज प्रॉपर हो, जहाँ पे वो स्टेम सेल सही तरीके से अगर काम कर सके, तो फिर पेशेंट को स्टेम सेल के बारे में भी जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। तो इसमें भी आपको लगता है कि बहुत आने वाले समय में कुछ इनोवेशन हो सकती है स्टेम सेल के अंदर? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर ये सही टाइम पे अगर ये डिजीज़ आइडेंटिफाई हो जाए, आजकल बहुत सारी टाइप ऑफ स्टेम सेल थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से, जैसे बोन मैरो से स्टेम सेल हार्वेस्टिंग, फैट के अंदर से स्टेम सेल हार्वेस्टिंग, तो उसके अंदर सबके अंदर अलग अलग पोटेंशियल है, और वो कहाँ पे उसको इंडिकेशन प्रॉपर तरीके से कहाँ वो फिट हो रही है, कहाँ उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, अगर वो क्राइटेरिया सही से मीट हो जाता है तो फिर स्टेम सेल काफ़ी ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर सकता है। आज इस डिस्कशन को एंड करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड कुछ व्यूअर्स को आप बोलना चाहें, प्रोस्पेक्टिव पेशेंट्स हु आर सीकिंग ट्रीटमेंट, दोज हु आर नॉट मेंटेनिंग देयर हेल्दी लाइफस्टाइल या ऑर्थो केयर अभी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप? तो एज अ डॉक्टर देखो, एज अ डॉक्टर मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोटो और मिशन रहता है कि मैं पेशेंट को बहुत अच्छे से उसके डिजीज़ के बारे में अवेयर कराऊं, और जनरल पब्लिक को भी अवेयर कराऊं कि आर्थराइटिस पर से एक ट्रीटेबल डिजीज़ है। सही टाइम पे अगर हम आर्थराइटिस को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसकी सर्जरी की ज़रूरत पड़े, हम उसको मेडिकली मैनेज भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज ये रहेगा सब लोगों के लिए जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि सही टाइम पे अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करो, सही टाइम पे सिम्टम को आइडेंटिफाई करो, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलो, ताकि वो पहले शुरुआती ही स्टेज में डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो जाए और वो डिजीज़ को हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर दें, हम कर सकें। और इस अंत में मैं आप एक इनकी टैगलाइन सर्विंग विद द हार्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और मेरे लिए भी, कि हम इसमें बहुत उपयोगिता के साथ और अच्छे से हम इसका काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you to all the viewers who have watched this podcast. Don't forget to like, share and subscribe. Until next time. So, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।